Alright students, so we have learned about the properties of metals, we have learned about the properties of non-metals, and we have also learned about how metals and non-metals will react with each other. Fine, very good. Now एक बहुत important topic आता है जिसको हम कहते हैं extraction of metals. Extraction of metals. हम लोग सब जानते हैं ये मेटल्स हमें कहाँ से मिलते हैं. मेटल्स हमें मिलते हैं अर्थ के क्रस्ट से. ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं मेटल्स. कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, कोई सॉल्ट बना करके रहते हैं अर्थ के क्रस्ट में. सी में भी है, NaCl सी में भी है. ठीक है, तो अब इसमें से मुझे निकालना है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे. ठीक है, इसके लिए अगेन मेटल्स के लिए हम इसको रिएक्टिविटी सीरीज को हम लेते हैं. ठीक है, अच्छा सबसे पहले इसमें हम ये चीज जाने कि जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं तो इसके 3 स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन. ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, इसको हम कहेंगे एक्सट्रैक्शन. तीसरा स्टेप क्या होगा, इसको हम कहेंगे रिफाइनिंग. ठीक है, अच्छा इसके पहले हमें एक चीज और जाननी चाहिए कि जब हम मेटल्स को निकालते हैं, जिस फॉर्म में मेटल्स प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, उसको हम लोग कहते हैं मिनरल. दिस इज व्हाट, नेचुरल फॉर्म ऑफ metal as present in Earth's crust. ठीक है, as present in Earth's crust. अब एक important टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं ओर. ओर क्या है, the mineral from which the metal can be extracted profitably. ठीक है, मिनरल किसी भी फॉर्म में मेटल प्रेजेंट हो, मान लीजिए मेटल का कार्बोनेट प्रेजेंट है, मेटल सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, किसी भी फॉर्म में मेटल प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे मिनरल. और जिस मिनरल में से बहुत मेटल की क्वांटिटी ज्यादा है उसको हम लोग कहेंगे ओर. मींस इससे हम आसानी से मेटल को निकाल सकते हैं, प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं. दैट इज नोन एज ओर. तो हम क्या कह सकते हैं, दैट ऑल ओर्स आर मिनरल्स. ठीक है, क्योंकि ये मिनरल्स जो प्रॉफिटेबली हमने निकाला उसी को ये हम ओर कहेंगे. ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स. ऑलराइट, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स. सारे के सारे मिनरल्स ओर नहीं हो सकते. अच्छा, अब हमें 3 स्टेप करने हैं. कोई भी ओर हमने लिया, मेटल की ओर ली, उसमें हमें 3 स्टेप करने होंगे. पहला स्टेप होगा कंसंट्रेशन, दूसरा स्टेप होगा उसको जो हमने कंसंट्रेशन क्या किया, जब हम किसी चीज को निकालते हैं, ओर को निकालते हैं, तो उसके साथ बहुत सारा सॉइल, मिट्टी सब लगा होता है. दैट इज नोन एज, उसको हमें रिमूव करना होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन, है ना. तो कंसंट्रेशन करेंगे, फिर एक्सट्रैक्शन करेंगे और फिर रिफाइनिंग करेंगे. लेट अस सी द 3 स्टेप्स हम लोग क्या क्या करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, कंसंट्रेशन करना है ओर का. कंसंट्रेशन ऑफ ओर. कंसंट्रेशन में हम लोग करते क्या क्या है. ठीक है, इसमें क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ सॉइल एंड other impurities from the
ore by physical or chemical methods. Chemical methods. Chemical methods, उसको हम लोग कहते हैं कंसेंट्रेशन. ठीक है. अब इसमें जो हमने इम्प्योरिटीज निकाली उसको हम लोग, एक टर्म है उसको क्या कहते हैं, इस इम्प्योरिटीज को, इसको कहते हैं गैंग और मैट्रिक्स. ठीक है. ये गैंग और मैट्रिक्स क्या है? दीज आर द इम्प्योरिटीज ऑफ soil etc. present in the ore. मेटल की ओर में जो भी प्रेजेंट है, सॉइल वगैरह सब, सिलिका की इम्प्योरिटीज, उसको हम लोग कहते हैं गैंग या मैट्रिक्स. ठीक है. अब ये हो गया कंसेंट्रेशन. अब एक्सट्रैक्शन. अब एक्सट्रैक्शन सेकंड स्टेप था एक्सट्रैक्शन. ठीक है. एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर. Extraction of metal from the ore. Extraction of metal from ore. अब इसके लिए अगेन वी शुड नो द रिएक्टिविटी सीरीज. हम काफी बार कर चुके हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज. एक तरफ लिख ले, दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, zinc, iron. All right. Then after that, lead. Then we have hydrogen. So we may also write it as hydrogen. बीच में आ जाता है. Then after that you have mercury, copper, silver, gold and platinum. ठीक है. अब let us see. नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर. इसमें हम क्या करेंगे, इसको ये बांट देंगे. ये ऊपर के तीन ये हो गए रिएक्टिव मेटल्स. ठीक है. और बीच में ये करीब लेड तक. ठीक है. ये हो गए मिडिल सीरीज. और ये हो गया लोअर, दैट इज बेसिकली मींस लेस रिएक्टिव सीरीज. तो इसको हम लोग कहें highly reactive, ठीक है. एंड दिस इज मीडियम रिएक्टिव एंड दिस इज लीस्ट रिएक्टिव. दिस इज लीस्ट रिएक्टिव सीरीज. ऑलराइट. नाउ जो नीचे से शुरू करते हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव है ये तो ज्यादातर नेटिव फॉर्म में है, ये कंबाइंड फॉर्म में है ही नहीं. ठीक है. कुछ जैसे हो गया मरकरी या कॉपर, ये थोड़ा बहुत कंबाइंड फॉर्म में है भी. तो लेकिन अगर कंबाइंड फॉर्म में है भी तो इसको हम सिर्फ हीट करेंगे तो ही हमें इसका मेटल मिल जाएगा. जैसे हम एग्जाम्पल देखें इसका. फॉर एग्जाम्पल सिनाबार. सिनाबार ये होता है मरकरी की ओर, HgS. ठीक है. इस मरकरी की ओर को जब हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा HgO प्लस SO2. HgO प्लस SO2. Alright, so this is SO2. Alright, so this will become 3 over here, 3O2. So this is 2HgO plus 2SO2. Alright, so then अब ये HgO जो बना इसको, ये अभी हमने हीट किया था यहाँ पे. HgO जो बना इसको जब आप हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, मरकरी निकल जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा. ऑलराइट, सो दिस इज सिंपल. हमने क्या किया, सिनाबार लिया, इसको पहले ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, इसने ये बना HgO. इसको और ज्यादा हीट करेंगे तो ये HgO जो है इसमें से ऑक्सीजन निकल गया और ये आ गया
Hg। फाइन। इसी तरीके से कॉपर की ओर हम देखते हैं, कॉपर की ओर का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CuS, इसको हम लोग कहते हैं कॉपर ग्लैंस, इसको हम लोग कहते हैं कॉपर ग्लैंस। ऑलराइट, और CuS, इसको जिस वक्त हम हीट करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो ये बनाएगा Cu2O प्लस SO2, Cu2O प्लस SO2। ऑलराइट, so this is, say if I write over here 4, then this becomes 2 ऑक्सीजन हो गया हमारा यहाँ पर 3O2। फाइन, सो दिस बिकम्स Cu2O, इसको हम क्या कहते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड, इसको कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। अब ये क्यूप्रस ऑक्साइड, इसको हम थोड़ी सी और कॉपर ग्लास के साथ, और के साथ हीट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा SO2 प्लस कॉपर जो है वो निकल जाएगा, SO2 प्लस कॉपर। कॉपर कितना निकला, 4 + 1 5 कॉपर यहाँ पर निकल गया, 5 कॉपर प्लस SO2 यहाँ पर निकल गया। सो दैट इज सिंपल एज दैट, कि हमने यहाँ पर इसको हीट किया, कॉपर ग्लांस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, इसने बनाया क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये क्यूप्रस ऑक्साइड अब इसमें कॉपर ग्लांस ऑलरेडी है, इसके साथ फर्दर हीट करने पर रिएक्ट करेगा, और ये बन गया कॉपर, और SO2 यहाँ से निकल गया। तो ये लोअर रिएक्टिविटी सीरीज में जो लोअर है, कॉपर है और मरकरी है, कॉपर है, इसको तो हम सिंपली हीट करेंगे, तो ये इसमें से हमें मेटल मिल जाएगा। और सिल्वर और गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब तो किसी फॉर्म में, रिएक्टिव फॉर्म में मिलते ही नहीं, कंबाइंड फॉर्म में, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मेटल इटसेल्फ। ऑलराइट, अब लेट अस कम टू द मिडिल सीरीज में। ठीक है, अब सेकेंड, दैट इज metals which are moderately reactive, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है कि इस मेटल्स को हमें हीट करना है। दिस इज these ores are converted to oxides। ठीक है, इसमें से दो तरीके की ओर्स होंगी, या तो इस मेटल की जो भी होगी, मेटल की सल्फाइड ओर होगी, ठीक है, मेटल की सल्फाइड ओर होगी, या फिर मेटल की कार्बोनेट ओर होगी, मेटल की सल्फाइड ओर होगी या मेटल की कार्बोनेट ओर होगी। तो अगर सल्फाइड ओर है तो इसको हम क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टिंग, कि हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट किया, तो ये क्या बन गया, मेटल की ऑक्साइड बन गई, मेटल की ऑक्साइड बन गई। ठीक है, यहां पर हम लोग हीट करेंगे, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन। सो अगेन यहाँ पे क्या बना, मेटल की ऑक्साइड, दोनों केसेस में मेटल की ऑक्साइड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग क्या है कि जब हम किसी ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रोस्टिंग, और जब किसी ओर को ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन। अब रोस्टिंग कैसी ओर्स के लिए किया जाता है, ये ज्यादातर सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है, और कैल्सिनेशन कैसी ओर्स के लिए किया जाता है, ये ज्यादातर कार्बोनेट ओर्स के लिए किया जाता है। दिस इज कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड। ऑलराइट, नाउ अब ये मेटल ऑक्साइड में बदल गया। अब जब ये मेटल ऑक्साइड में बदल गया तो मेटल ऑक्साइड
this is now further converted, this is reduced with reducing agents, with reducing agents such as carbon. Alright, so this is reduced with reducing agents such as carbon. इसका एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखते हैं. जैसे सपोज कर लीजिए जिंक की कार्बोनेट ओर है. अब ये कार्बोनेट ओर है तो इसका मतलब है हम इसे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे. इसको क्या करेंगे, हम कैल्सिनेशन करेंगे. कैल्सिनेशन करेंगे तो कैल्सिनेशन करेंगे तो ये क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया. ठीक है, अब ये जिंक ऑक्साइड बन गया तो जिंक ऑक्साइड को हमने क्या करना है, जिंक ऑक्साइड में हमने डालना है कार्बन और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा. या फिर हम इसको थोड़ा सा और एक अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं. 2 इसको कर दिया तो ये क्या बन गया, ट्वाइस जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ये भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है. सो अकॉर्डिंगली दैट इज हमने क्या किया, जिंक कार्बोनेट को कैल्सिनेशन किया, जिंक ऑक्साइड बना, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन. ठीक है, और ये हो गया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इसको हो गया तो ये हो गया जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया. ठीक है, एक और कुछ देखते हैं हम लोग, सच एज लेड सल्फाइड. लेड की सल्फाइड और देखते हैं, है ना. सो लेड सल्फाइड, अब इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है तो इसको हमें ऑक्साइड में बदलने के लिए वी विल हैव टू रिएक्ट इट विद ऑक्सीजन. इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इसको हम लोग कहते हैं रोस्टिंग. इसको हम लोग कहते हैं रोस्टिंग. तो इससे क्या बन जाएगा, लेड की ऑक्साइड प्लस SO2, लेड की ऑक्साइड प्लस SO2. All right, so this is 3O2 over here. This will become lead oxide plus SO2. अब इस lead oxide को हम या तो कार्बन डाल करके भी रिड्यूस कर सकते हैं, या हम ऐसा करें कि लेड से ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, तो हम इसमें अगर हमने इसमें एल्यूमिनियम डाल दिया, अगर हमने इसमें एल्यूमिनियम डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, Al2O3 और यहाँ पर लेड जो है ये अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास आयरन की ऑक्साइड हो तो आयरन की ऑक्साइड, इसमें हमने एल्यूमिनियम डाला तो ये भी डिस्प्लेस कर देगा इसको, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से. तो एल्यूमिनियम दिस विल बिकम Al2O3 और आयरन निकल जाएगा, यहाँ पर 2Fe निकल जाएगा. इस प्रोसेस को, इसमें खूब सारी हीट प्रोड्यूस होती है ना, हीट प्रोड्यूस होती है, थोड़ा सा हीट देना पड़ता है, उसके बाद रिएक्शन में खूब सारी हीट प्रोड्यूस होती है और हीट इस आयरन को मेल्ट कर देती है. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं थर्माइट प्रोसेस. वेलकम स्टूडेंट्स. सो हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स देख रहे थे. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हमने देखा मेटल्स विद which are low in reactivity series, then moderate in reactivity series. Now let us see which are highly reactive. ठीक है, extraction of metals, extraction of metals which are highly reactive. अब ये इतने रिएक्टिव मेटल्स हैं
कि इसको हम डिस्प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम डिस्प्लेस नहीं कर सकते, दूसरे मेटल के साथ डिस्प्लेस नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, these metals are extracted by electrolysis, from their fused salt, fused मतलब इसका मेल्ट जो होगा, गर्म करके मेल्ट किया हुआ सॉल्ट्स को, उससे हम फ्यूज्ड से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को हमें मेल्ट करना है, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड लेंगे, ठीक है, इस फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड की जिस वक्त हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है कैथोड जिसको हम कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और दूसरा होता है एनोड जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो मेटल क्योंकि कैटायन बना रहा है, तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा सोडियम, ये डिस्चार्ज होगा कहाँ पर, ये होगा कैथोड पर, कैटायन बनाएगा तो ये होगा एट द कैथोड पर डिस्चार्ज होगा, और क्लोराइड आयन जो है, ठीक है, सो ये एनायन बनाता है, तो ये एनोड पर डिस्चार्ज होगा, ये एनोड पर डिस्चार्ज होगा, और हमने NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। सी यहाँ पर ये स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं, एक चीज आपको यहाँ पर मैं याद करा दूं, दैट इज आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में देखा होगा कि हम NaCl ब्राइन एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो जब आप NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस, ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो उस वक्त आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको मिलता है NaOH, ये भी मिलता है नियर कैथोड लिक्विड मिलता है, और यहाँ पर आपको कैथोड के ऊपर डिस्चार्ज होता है हाइड्रोजन, और एनोड के ऊपर डिस्चार्ज होती है क्लोरीन गैस। इस प्रोसेस को हमने कहा था क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसको कहा था क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, जब हम ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर आप पानी डाल दोगे तो ये ब्राइन बन जाएगा, यहाँ पर हमने वाटर बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, वी हैव टू यूज फ्यूज्ड NaCl, और फ्यूज्ड NaCl की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको मिलेगा सोडियम मेटल, और क्लोरीन गैस रिलीज होगी, दैट इज एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होगी। ऑलराइट, नाउ दिस वाज अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। देन अब एक्सट्रैक्शन हो गया, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हो गया, तो अब हमें मेटल्स को फाइनली रिफाइन करना है, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल्स को रिफाइन करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाय इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। के मेटल्स का हम एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, अब लास्ट स्टेप रह गया, मेटल्स का हम रिफाइनिंग कैसे करेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स की रिफाइनिंग कैसे करेंगे, ठीक है। अब मेटल्स का हमने एक्सट्रैक्शन किया, मेटल्स की रिफाइनिंग करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इसको कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है, कॉपर का हमने एक्सट्रैक्शन किया। अब इस कॉपर को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे, ठीक है, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फाइन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब जिस मेटल को हमें रिफाइन करना है, इसका हमने थोड़ा
ब्रॉड सा, इसका हमने क्या बनाना है, इसको हम कहेंगे एनोड। दिस इज एनोड। एनोड में क्या डालेंगे, इम्प्योर मेटल डालेंगे एनोड में, ठीक है। और ये एनोड है तो इसको हमने कनेक्ट कर देना है। एनोड का मतलब हो गया दैट इज दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने इसको कनेक्ट कर देना है। पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पर जो कैथोड होगा, कैथोड क्या चीज का होगा, दिस विल बी अ थिन कॉपर वायर। थिन कॉपर वायर, प्योर कॉपर की थिन वायर के साथ हमने इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, क्योंकि ये कॉपर को हम प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगी वो भी क्या होगी, कॉपर का ही कोई सॉल्ट होगा, दैट इज कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इक्वल सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, कॉपर सल्फेट जब हम करंट पास करेंगे तो कॉपर सल्फेट में से दिस विल ब्रेक अप इनटू Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। सो Cu2 प्लस केटायन है, केटायन कहाँ जाएगा, ये कैथोड पर जाएगा, है ना। थिन कॉपर वायर, ये कैथोड है, नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव पे जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, और यहाँ पर जा करके ये डिपॉजिट हो जाएगा। कैसे, कैथोड पे यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा कि Cu2 प्लस जो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया एज कॉपर मेटल, इसके ऊपर जा करके डिपॉजिट हो गया। अब सल्फेट आयन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सल्फेट आयन जो जाएगा यहाँ पर जाएगा, एनोड पर जाएगा, तो एनोड पर जाकर के क्या करेगा, ये सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, ये एनोड का जो कॉपर है, इस कॉपर के साथ ये रिएक्ट करेगा और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और ये बना देगा कॉपर सल्फेट, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। तो नतीजा क्या हुआ कि Cu2 प्लस यहाँ पर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया, और एनोड से जो कॉपर था वो यहाँ पर निकल करके ये बन गया Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, इलेक्ट्रोलाइट में आ गए, और यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट से Cu2 प्लस इस पे डिपॉजिट हो गया। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, एनोड हमारा थिन होता जाएगा और कैथोड हमारा थिक होता जाएगा, और एनोड में जो भी इम्प्योरिटीज थी वो कहाँ जाएंगी, वो इसी के नीचे जमा हो जाएंगी, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस विल बी नोन एज एनोड मड। This will be known as anode mud. All right. So this is electro refining of copper. इसका डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है, इसका डायग्राम काफी ऑफन आता है। अगर आप देखोगे पास्ट क्वेश्चन पेपर्स तो आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है, लेकिन डायग्राम आपका कैसा होना चाहिए, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दैट इज जो एनोड बनाया उसको थिक बनाया कि ये थिक है और ये इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है। जो कैथोड बनाया, कैथोड इज थिन, और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट में से कॉपर आयन जो है वो जाकर के डिपॉजिट हो जा रहा है कैथोड पर, और एनोड में से कॉपर जो है वो डिसॉल्व कर जा रहा है इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, or in the electrolyte solution. Alright, so this was about electrorefining of metals. Alright, now let us see the last part of this chapter, which is corrosion. कोरोजन के बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। कोरोजन किसको हम लोग कहते हैं, ईटिंग अवे of metals when exposed to
एटमोस्फियर इज नोन एज कोरोशन। ठीक है, अब आयरन है, आयरन कोरोड हो रहा है। ठीक है, तो आयरन का कोरोशन के लिए हमें क्या करना होगा? आयरन का कोरोशन को अगर हमें स्टॉप करना है तो मेजर्स टू प्रिवेंट कोरोशन, ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स। इसमें हम एक एग्जाम्पल लिख दे। फॉर एग्जाम्पल आयरन जो है ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और ये बन जाएगा Fe2O3। ठीक है, इसी तरह से सिल्वर जो है, सिल्वर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा H2S के साथ और ये बना देगा सिल्वर सल्फाइड Ag2S। तो this is known as corrosion। अब methods to prevent corrosion, इसमें एक आता है galvanization। that is coating of zinc on iron। coating of zinc on iron is known as galvanization। आयरन का मटेरियल लिया और उसको मोल्टन जिंक में उसको डिप कर दिया एंड देन उसके ऊपर एक कोटिंग आ गई, जिंक की कोटिंग आ गई उस आयरन के आइटम पे, उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, तो दैट इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन एंड दिस प्रिवेंट्स कोरोशन। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज एलॉइंग। और भी तरीके हैं कोरोशन को स्टॉप करने के लिए, सच एज हम लोग ग्रीस लगा सकते हैं, ठीक है, या ऑयलिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज करने से हमारा कोरोशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। देन एलॉयज। एलॉयज क्या चीज है? लेट अस सी एलॉयज क्या चीज है। एलॉयज क्या चीज है? दैट इज व्हेन टू or more metals or a metal and non-metal are mixed together and solidified, a new substance with different properties is formed called alloys। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल ब्रास। ब्रास क्या चीज का बना होता है? ब्रास बना होता है आयरन, ब्रास बना होता है कॉपर और जिंक का। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग कहें ब्रोंज, तो ब्रोंज क्या चीज का बना हुआ है? कॉपर और टिन का। ठीक है, अब कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड हीट का भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, लेकिन ब्रास इज नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिमिलरली इट इज द केस विद ब्रोंज। ऑलराइट, देन वी हैव सोल्डर मेटल। सोल्डर मेटल क्या चीज का बना हुआ है? ये बना हुआ है लेड और टिन का। इसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा लो होता है। ठीक है, इट हैज गॉट वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एंड therefore used in sealing electrical wires। electrical wires बहुत
कम इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो हम इसको जहाँ कहीं भी कनेक्शन बनाना है वहां पर हम इसका लो मेल्टिंग पॉइंट से हम इसको मेल्ट करके लगा सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सोल्डर मेटल। ठीक है, सोल्डर मेटल एलॉय है ये भी। अब एक चीज और आता है कि जब कभी भी हमने मरकरी यूज करेंगे, ठीक है, अमेलगम क्या चीज है, अमेलगम क्या है, एलॉयज और metals with mercury is Hg are called alloys। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर जिंक का अमेलगम है तो इसका मतलब है जिंक इज डिसॉल्व्ड इन मर्करी। अगर आयरन का अमेलगम है तो दैट मीन्स आयरन इज डिसॉल्व्ड इन मर्करी। ऑलराइट, सो विद दैट we will finish with this chapter. I hope it was useful to you. Thank you, students.